हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने चैप्टर नंबर 4 के बाद सीधा चैप्टर नंबर 8 क्यों स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर जो बीच के चैप्टर्स है वो सर हम लोग आ रहा इजीली हम लोग कर लेंगे सर, अगर पॉसिबल हो तो चैप्टर नंबर 8 9 10 11 12 वाले बता दो पहले, तो ये वाले बाद में भी बताओगे तो भी चलेगा। तो मेरे मन में भी आया कि एक्चुअली में है, ये बात भी सच है कि ये जो चैप्टर्स है इसमें कुछ क्वेश्चंस में बहुत डाउट हो जाता है। इवन मैंने देखा जो स्कूल्स में भी एग्जाम हुए थे, ट्यूशंस में एग्जाम होते हैं ना, मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर बच्चों को बताने के बाद भी वो बार बार गलत कर देते हैं। उसका सिर्फ रीजन क्या होता है कि क्वेश्चंस का जो होता है ना कि एक्सप्लेनेशन वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं चैप्टर नंबर 8 9 10 कवर कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी की कवर करूंगा। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो समझने से पहले मैंने आपको पहले क्लियरली बोला है कि आपको ऑलवेज फोकस करना इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो डेफिनेटली आपका, आपने देखा होगा जितने भी मैंने चैप्टर्स करवाए सब में इंट्रोडक्शन में से एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग क्वेश्चंस जो है ना इंट्रोडक्शन में से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज कवर करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे जैसा जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मींस कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद, तो याद रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके बाद आगे लिखा है फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस, यानी याद रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि जो फाइनेंस है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है, तो याद रखना किसके साथ किया, ब्लड के साथ किया है। The existence of human life is not possible without the circulation of blood. In the same way, existence of business unit is not possible without finance. यानी वही बोला ना मैंने कि जिस तरीके से ह्यूमंस का पॉसिबल नहीं है ब्लड के बिना, वैसे ही बिजनेस पॉसिबल नहीं है फाइनेंस के बिना। यानी कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है, तो ब्लड के साथ किया है। आगे देखोगे तो ये अंडर याद रखना, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके, business cannot be started without adequate finance. It means finance is like a foundation stone of each business. Finance is required to continue business transactions regularly. बाकी देखो इसमें और भी कोई कहीं कोई पॉइंट है नहीं। तो मेन जो ये था आपका, ये स्टार्टिंग की दो लाइन था, उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन में जो सो प्रोफेसर एम किम्बल है, इनके डेफिनेशंस को मैंने देखा है कि एक दो बार पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स अप्रोप्रिएट एलोकेशन। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, पहले तो फाइनेंस को एक्वायर करना यानी एक्विजिशन करना, उसके बाद उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना और अप्रोप्रिएट वे में एलोकेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर लो। पैसे का इंतजाम करने के बाद उसका प्रॉपर वे में यूज करना, उसको प्रॉपर वे में अलोकेट करना कि कहाँ अलोकेट करने पे मैक्सिमम बेनिफिट होगा, कहते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आप एक बार रीड कर सकते हो, ये एक ही बार एग्जाम में आया है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये वाला है। ये पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज, इसमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर 2 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सॉरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो पहला फोकस है प्रॉफिट पे, सेकंड है वेल्थ पे। आप सबसे पहले प्रॉफिट का मतलब समझो। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। याद रखना है कि जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो बेसिकली किसकी बात होती है, कंपनी के इनकम की बात होती है। इन्वेस्टर परचेज द शेयर ऑफ कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट out of its available resources and dividend policies should be based on the maximization of profit। इनका कहने का मतलब क्या है कि देखो कंपनी में जो लोग भी शेयर परचेस करते हैं उनका एक टारगेट होता है कि भाई डिविडेंड अर्न करना, और वो डिविडेंड अर्न कब करेंगे, जब आप अच्छा काम करोगे। और अच्छा काम करने का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल हो, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से ऐसे रिसोर्सेज, आई मीन सॉरी, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना जिसमें आपका जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर वे यूज हो और प्रॉपर वे में प्रॉफिट हो। राइट, तो ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन एडिशन टू दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स ओनली। मैंने वही बोला ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जहां से क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो ये ओवरऑल किस पे कंसर्न किया है आपका, तो प्रॉफिट पे कंसर्न किया है। ओके, ये याद रखना। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये याद रखना है कि अगर मान लो एमसीक्यूज में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज कंपनी विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या इंक्रीज करता है, अर्निंग पर शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, अर्निंग पर शेयर। अब उसके बाद है ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कि देखो ये प्रॉफिट था, अब ये वेल्थ है। वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या था, एसेट्स की बात बोलते ना कि मेरे पास इतना सारा वेल्थ है, मेरे पास इतना सारा एसेट है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन एक बार रीड करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। याद रखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ फॉर द स्टेक होल्डर। याद रखना ये किससे रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है। Hence, the financial management, sorry, financial decision resulting in increasing net present value should only be accepted by the company। अब इसका जो फोकस ये भाई कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ही है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है जहां पे कंपनी का जो वेल्थ क्या हो, इंक्रीज हो, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो। नाउ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो। अब याद रखना, आप लोगों ने कैश फ्लो चैप्टर रीड किया होगा, तो ये फोकस किस पे करता है, सिर्फ कैश फ्लो पे करता है। ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड एज अ मेजरमेंट इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। तो ये भी याद रखना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या हो जाता है, आप लोगों को याद होगा अगर कैश फ्लो चैप्टर वाला, तो उसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस हो गया, इसको हम लोग क्या करते थे, प्लस कर देते थे। रीजन ये है कि उसमें सिर्फ कैश पर फोकस करना होता है, और जो रिजर्व प्रिपेयर करते हैं, जो डेप्रिसिएशन होता है, उसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। सो ऐसे केसेस में उसको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट को कौन सा, अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्या करना है, इग्नोर करना है, और फोकस किस पे करना है, ओनली कैश फ्लो पे फोकस करना है। तो ये याद रखना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है अर्निंग पर शेयर पे है, प्रॉफिट पे कंसिडर करता है। ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दो पॉइंट पे कंसिडर करता है, पहला तो इसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा कैश फ्लो पे फोकस करता है, और तीसरा अकाउंटिंग प्रॉफिट को इग्नोर करता है। क्लियर है इतना? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो लिखा भी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। यानी राइट नाउ जो सिचुएशन उसमें से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था वो माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है इतना? नाउ द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस में क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो नंबर वन, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। तो सबसे पहले क्या करना है, कितने पैसे की जरूरत है वो चेक करना होता है। एक्वायरिंग फाइनेंशियल, फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। यानी ये सारे जो पॉइंट्स है इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये वाला एग्जाम में उतना आया नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन विच आर, नंबर वन, decision relating to investment, number two, decision relating to financing, number three, decision relating to dividend। याद रखना है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास पैसे हैं उसको कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली किसके लिए वर्ड यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजर हैड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ दोज एसेट्स इन विच कैपिटल फंड इज टू बी इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टेड। क्लियर है इतना? यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है उसका जो मेन फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म पर होता है, और इसी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको डिसीजन लेना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो याद रखना कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को किस और नाम से जानते हैं, capital budgeting। Element of risk is involved in decision relating to investment. Hence, investment decisions should be evaluated in the terms of capital, sorry, in terms of expected return and risk। वैसे भी हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, इन सेम भी आपको यहाँ पर भी ये रीड करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है और रिस्क क्या है, कि फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है, वो सारी चीजों को माइंड में रखना होता है। और इसके लिए कुछ मेथड्स अवेलेबल है। कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, तो पे बैक मेथड अवेलेबल है, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न मेथड अवेलेबल है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड अवेलेबल है। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल टू स्टडी द कैपिटल बजटिंग। तो याद रखना कितने, तीन है, पे बैक पीरियड, पे बैक मेथड या पे बैक पीरियड मेथड, नंबर टू रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नंबर थ्री डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना, ये पॉइंट्स इसके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंस। देखो जब डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंस की बात आती है तो यहाँ पे फोकस होता है कि हम पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन तो सोच लिया कि भाई इस एसेट में लगाना है, उस एसेट में लगाना है, पर वो पैसे आएंगे कहाँ से, पहले तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो पैसे का इंतजाम करने के लिए ही जो डिसीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कनेक्टेड विद द एसेट ऑफ द कंपनी व्हाइल फाइनेंशियल डिसीजन आर कनेक्टेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। याद रखना है कि इसका जो फोकस होता है वो किस पर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे होता है, किसका, फाइनेंस का। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर वन इक्विटी शेयर, नंबर टू इक्विटी इन प्रेफरेंस, नंबर थ्री इक्विटी इन डिवेंचर एंड नंबर फोर इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। ऐसे याद रखना ना, इक्विटी, फिर इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डिवेंचर और उसके बाद तीनों का मिक्स, इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स हो गए। अब उसके बाद आगे देखोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सर ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड डेट। याद रखना, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, ऑनर्स का और डेट का मिक्स होता है। मतलब कि देखो, ये ऑनर्स हो गया, ये ऑनर्स, ऑनर्स, ऑनर्स डेट, ऑनर्स डेट, तो ये सब मिक्स होता है। मतलब ऐसे करना होता है कि सो दैट कंपनी पे ज्यादा बर्डन ना, देखो ज्यादा किसी और के पैसे ले लेना वो भी रिस्की है और ज्यादा ऑनर का होना भी रिस्की है, यानी हम लोग को बैलेंस बना के चलना था। तो बैलेंस बना के चलना था, तो इसीलिए एक डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर having a proper proportion of equity capital and debt is called optimum capital structure। याद रखना है कि जब इनका प्रपोर्शन बहुत मेंटेन होता है, कितना प्रॉपर प्रपोर्शन में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज लेस रिस्की एंड इंश्योर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, यानी मैक्सिमम ऑफ रिटर्न। क्लियर है? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस, सो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ये भी अभी आगे आएगा टॉपिक तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है डिसीजन रिलेटिंग टू डिविडेंड। अब डिसीजन रिलेटिंग टू डिविडेंड में देखो क्या है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर। तो आपको आइडिया ही होगा कि डिविडेंड का मतलब क्या है, कंपनी जो भी अर्न करती है उस अर्निंग में से एक पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिविडेंड इज अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, डिविडेंड इज अ रिटर्न, किस पर डिविडेंड रिटर्न है, उनके इन्वेस्टमेंट पे। एज पर कंपनीज एक्ट, डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश और चेक ऑन पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर। ये याद रखना, इट में पॉसिबल, वो पूछ सकते हैं इन विच फॉर्म डिविडेंड कैन बी पेड, राइट। तो याद रखना, इन विच फॉर्म, कैश और चेक, राइट। और किस पर पे कर सकते हैं, तो ओनली पेड अप कैपिटल। याद रखना, ओनली पेड अप कैपिटल। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग के तीन टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आपको जो रीड करना है वो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें पॉइंट्स याद रखना स्पेसिफिकली, जैसे पहला क्या है, सिंप्लिसिटी है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी है। देखो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो एक्सप्लेन करने में, समझने में, अक्वायर करने में, सारी चीजों में क्या हो, प्रॉपर वे में मेंटेन हो पाए। दैट्स व्हाई बोला है सिंपलिसिटी होना चाहिए, समझ में आ जाए वैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, एडुकेट फाइनेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जब चाहे तब चेंज कर सको, इकोनॉमी होना चाहिए मतलब कम से कम कॉस्ट पर मिल जाए, बैलेंस होना चाहिए मतलब कैपिटल और बोरोड फंड का मिक्सर होना चाहिए, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या था, जब हो सके तब टाइम पर पे भी कर पाओ, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट लगे, यहाँ चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्ट वन सॉल्वेंसी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आपकी सॉल्वेंसी पर इफेक्ट हो जाए, मतलब आपकी कंपनी के कहते ना कि फाइनेंशियल स्टेटस पे इफेक्ट करे। सो याद रखना ये टोटल 9 पॉइंट्स है, क्या क्या है, नंबर वन सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एडुकेट फाइनेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, बैलेंस, लिक्विडिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड सॉल्वेंसी। देखो कैसे लर्न कर सकते हो, सिंप्लिसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी साथ में आ गया, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, बैलेंसिंग आ गया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी FEB, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी एंड बैलेंसिंग, फिर एडुकेट फाइनेंस, अट्रैक्टिवनेस एंड सॉल्वेंसी। आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा, क्लियरली मैंने बोला है कि प्रोसेस और प्रोसीजर्स जो होते हैं ना वही स्टेप्स वाइज लिखना होता है, बाकी का आगे पीछे आप लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मैंने पहले ही बता दिया, देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेम याद रखना है, ओनली इक्विटी शेयर्स, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स विद प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर विद इक्विटी शेयर्स एंड उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर विद इक्विटी शेयर। ये पहले भी रीड किया था, तो याद रखना देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, now the next one, factors affecting capital structure. So basically there are two factors, number one internal factors and number two external factors. ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी। देखो 1 मार्क्स में पूछेगा अगर आपको मान लेते हैं तो सिर्फ ये लिखना होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और अगर आपको 2 मार्क्स में लिखा पूछेगा तो हो सकता है ऐसे पूछ ले, स्टेट द नेम ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, स्टेट द नेम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको एनी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करना होगा। सो इन दिस वे आपको पूरा ये टॉपिक जो है वो लर्न करना है। तो याद रखना है देयर आर 2 फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक बार इसको आप रीड कर लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है
वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक। तो वर्किंग कैपिटल वाले टॉपिक में याद रखना, वर्किंग कैपिटल जो है बेसिकली इट इज रिलेटेड विद डे टू डे एक्सपेंसेस। क्या रिलेटेड है? डे टू डे एक्सपेंसेस। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो सो इट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपको वर्किंग कैपिटल पूछता है तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आप लोगों ने अकाउंट्स में रीड किया होगा, राइट? तो डेफिनेशन भी वही है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये फिक्स है, इसका कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के टाइप्स की बात आती है, सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल है। तो जब कोई पूछता है कि ग्रोस वर्किंग का मतलब क्या होता है, तो इट इज फोकस्ड ऑन टोटल करंट एसेट। तो याद रखना है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज फोकस्ड ऑन टोटल करंट एसेट। सिर्फ ये करंट एसेट पे फोकस करता है, करंट लायबिलिटी पे नहीं। लेकिन जब नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी जो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन दिया हुआ है वही है, ठीक है? अब इसमें भी दो पॉइंट याद रखना है कि अगर करंट एसेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, अगर लायबिलिटी ज्यादा है उसको बोलते हैं नेगेटिव। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कैसे पूछता है? व्हेन करंट लायबिलिटी आर लेस देन द करंट एसेट और करंट एसेट आर मोर देन करंट लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। देखो एग्जाम में क्या पूछता है? करंट एसेट आर मोर देन करंट लायबिलिटी, और हमारे माइंड में क्या आता है कि करंट एसेट मोर है, करंट लायबिलिटी कम है। तो ये फॉर्मूला किसका है? नेट वर्किंग कैपिटल का है या वर्किंग कैपिटल का? नहीं, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का हो जाएगा। उसके बाद व्हेन करंट एसेट आर लेस देन करंट लायबिलिटी इट इज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये याद रखना है, ठीक है? ये डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल होगा तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है? हालांकि वो बहुत रेयर पूछेगा, यहाँ पे फोकस किस पे करता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे ज्यादा करता है। अब इसके डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एक बार डिफरेंस जरूर देख लेना। इसमें डिफरेंस क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है? दिस कंसेप्ट इंडिकेट्स द लिक्विडिटी पोजीशन। याद रखना ये कौन सा पोजीशन डिनोट करता है? लिक्विडिटी। गिव्स द ट्रू आइडिया ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ये डिनोट करता है कि आप पे जो लायबिलिटी है वो पे करने के काबिल हो या नहीं। फिर इसके बाद है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। याद रखना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। लायबिलिटी इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, ओके? अब यहाँ पे इस वाले में देखोगे तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब था टोटल ऑफ करंट एसेट, ये पहले रीड कर लिया। दिस कंसेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन, एज ये टोटल करंट एसेट को कंसिडर करता है, और टोटल करंट एसेट में स्टॉक भी आ जाता है। अब स्टॉक से पेमेंट थोड़ी कर सकते हैं। इट डज नॉट गिव एन ट्रू आइडिया ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि भाई इसमें पैसे का, इसमें सारी चीजों को ले लिया है, जो कहते हैं ना कि तुरंत सेल करके पैसे भी कवर अप नहीं कर सकते। अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टॉक हो गया, प्रीपेड हो गया, इनको हम कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस द ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस द ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है, ओके? नाउ द नेक्स्ट वन, उसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये एक बार रीड कर लेना, इसके बाद इसमें जो भी टॉपिक्स है वो हेडिंग वाइज दिए, तो हेडिंग वाइज आप एक बार इसको थोड़ा देख लेना। अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं एमसीक्यूज पे। डिफरेंसेस जरूर रीड कर लेना, और पॉसिबल हो पाए ना तो व्हाट डिड यू लर्न इन दिस चैप्टर, इसको एक बार है ना गो थ्रू कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। उसका रीजन है, एग्जाम में जाने से पहले गो थ्रू कर लोगे ना तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स जो है वो कवर रिवाइज हो जाएंगे आपके, ओके? फिलहाल चलते हैं एमसीक्यूज पे। नंबर वन, by which other name is the objective of wealth maximization known। देखो अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड है ऑन विच कंसेप्ट इज अप्रोच टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेस्ड। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो टॉपिक है वो किस पर बेस्ड है? तो वो कैश पर बेस्ड है। और प्रॉफिटेबिलिटी वाला किस में आ जाएगा? तो आपका प्रॉफिट वाले पे आ जाएगा, वेल्थ वाला कैश फ्लो पे। नंबर थ्री, विथ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेशन किसके साथ है? तो फाइनेंस फंक्शन के साथ है। ये फर्स्ट लाइन में ही रीड करवाया मैंने जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लाइन था उसमें ही मैंने बताया कि इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस। तो मैंने क्लियरली बोला कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग होता है, ओके? नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट मींस। देखो हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट्स मींस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके? नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रेफरेंस टू द concept of net working
कैपिटल। अब देखो इन चारों में से क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पे लिखा एक्सेस ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, राइट है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है, डज नॉट शो द लिक्विडिटी, तो बुक में तो मेंशन था कि इट शोज द लिक्विडिटी, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बोला है विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला है तो मतलब इट डज नॉट शो, नहीं शो आएगा कि इट शोज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद प्रोवाइड्स प्रॉपर मेजरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, ये भी राइट है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, ये भी राइट है, जो हम लोगों ने डिफरेंस वाला पॉइंट रीड किया ना ये उसमें कवर अप हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, और कौन कौन सा है, पहला इक्विटी है, फिर इक्विटी प्रेफरेंस है, फिर इक्विटी प्रेफरेंस, सॉरी इक्विटी डिबेंचर है, फिर इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी डिबेंचर और इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कैपिटल इज डिविडेंड पेड, अब बोला है कौन से कैपिटल पे पे करना होता है, तो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि पेड अप कैपिटल पे पे करना होता है, ना कि ऑथराइज्ड, कॉल्ड और वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द फिक्स कैपिटल, अब देखो पूछा है फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड अप टू 5 years, कंपोनेंट्स आर डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस, इन्वेस्टमेंट कैन बी विड्रॉन इजीली। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को रीड करते हो, देखो कभी कभी कैसा होगा, इट मे पॉसिबल कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप एक बार चार ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो, जैसे कैन बी विड्रॉन इजीली, तो विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार वैसे भी फिक्स कैपिटल में कर दिया तो इजीली थोड़ी विड्रॉ कर सकते हो। फिर कंपोनेंट्स आर डेटर, तो ये वाला तो वैसे ही चला गया बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, राइट, तो फिक्स वाला तो हुआ ही नहीं। अब बचे दो ए एंड सी, इन्वेस्टेड अप टू 5 years और रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस। अब सीधी सी बात है कि कोई भी जब पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या उसके माइंड में ऐसा होता है कि मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ 5 साल के लिए करूंगा या 10 साल के लिए, ऐसा नहीं होता। वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचता ही नहीं कितने टाइम के लिए है, राइट, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो कैंसिल हो, तो बचेगा क्या, रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है विथ हुम हैज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन गेट रजिस्टर्ड, तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फोकस किस पर रहता है, सेबी पर रहता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी मिक्स, अब देखो यहाँ पे लिखा ना एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, अब इसमें देखो सिचुएशन कैसा है कि इट मे बी पॉसिबल मन में आ जाए कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल करंट एसेट, राइट। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि वर्किंग कैपिटल, तो याद रखना है कि मैंने पहले ही बोला जब करंट एसेट पर फोकस करता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, लायबिलिटी पर फोकस करेगा तो नेगेटिव बोलते हैं, क्लियर है। और ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। आई होप कि इसमें से जितने भी मैंने एमसीक्यूज एक्सप्लेन किया आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, प्लस जितना पॉसिबल था उतना मैंने अंडरलाइन करवा दिया है, उतनी चीजें मैंने रिवाइज करवा दी। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार और देख लेना, स्पीड में देख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख जरूर लेना सो दैट कि जो ये पॉइंट्स है वो आपके माइंड में रहे, ओके। और कोई भी डाउट रहता, कोई भी पॉइंट है आपके मन में तो आप वो शेयर कर सकते हो कि सर कौन सा नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, मतलब जैसे कुछ भी मैंने बोला ना, अगर मान लो आपको एमसीक्यूज नहीं चाहिए सीरीज तो वो भी बता देना, बिकॉज आज का पूरा टाइम है, नहीं चाहिए तो वो भी बता देना, तो उसके हिसाब से मैं दूसरे काम कर दूंगा, ओके। तो फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, और अपने व्यूज जरूर शेयर करना, ओके।